साकामोटो डेज सीजन 2 के पार्ट 1 में अभी तक हमने देखा स्लर ने जितने भी लोगों को हायर किया होता है वो सारे ही साकामोटो को मारने के लिए उसके पास जा रहे थे, लेकिन साकामोटो और उसकी टीम के लोग उन लोगों को एक एक करके काफी बुरी तरीके से मारते हैं। और भाई इस सीजन की ये वाली फाइट ना काफी ज्यादा इंसेन थी। और फाइनली फिर साकामोटो का सामना हुआ स्लर से और इन लोगों की फाइट भी बहुत ज्यादा इंटेंस जा रही थी। लेकिन तभी बीच में ताऊजी ने आके सारा मामला संभाल ही लिया था, लेकिन स्लर की टीम के एक बंदे ने यहाँ पे ब्लास्ट कर दिया जिससे स्लर और उसके साथी यहाँ से भाग गए और साकामोटो को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा क्योंकि उसे भी यहाँ पे थोड़ी बहुत चोटें आई होती हैं। और हमें ये भी क्लियर हो गया था कि स्लर का जो मेन मकसद है वो जेएए ऑर्गेनाइजेशन को गिराना है ताकि उसके बाद वो खुद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना सके जिसपे वो अकेला ही राज कर पाएगा। और गाइस पिछली वीडियो पे आपने काफी अच्छा सपोर्ट दिखाया, तो ये वाली वीडियो भी काफी ज्यादा इंसेन होने वाली है और सच में इसमें भी आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ऐसे ही इस वाली वीडियो पे भी आप फुल सपोर्ट दिखाना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब हम शिशिबा और ओसारागी को देखते हैं जो कि केंटो रीजन के जेएए हेडक्वार्टर में आए होते हैं। और ओसारागी ये कह रही थी अब मुझे पता लग रहा है कि अपना घर डिस्ट्रॉय होना कैसा लगता है, और ये टेंपल की बात कर रही होती है जो कि इसने फाइट में डिस्ट्रॉय कर दिया था। शिशिबा इस पे कहता है हाँ अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंटो रीजन के 40% लोग मारे गए और इसके बाद इनके स्टॉक प्राइसेस भी काफी ज्यादा नीचे चले गए हैं, इसलिए अब हायर अप्स काफी सारे रूल और रेगुलेशन में चेंजेस करेंगे और वो बहुत सारा नया स्टाफ भी लाने वाले हैं। और अब ये टाइम है हमें पूरे ऑर्डर को इकट्ठा करना होगा ताकि हम बात कर सके। और शिशिबा ऑर्डर के एक न्यू मेंबर के बारे में ही सोच रहा होता है जिसका नाम कानागुरी है। फिर हम एक खंडर से वेयर हाउस को देखते हैं जहाँ पे काशिमो गाकू का कटा हुआ हाथ सिल रहा होता है और वो गाकू से कहता है हाथ को जोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और हाँ ध्यान रखना इसको ज्यादा यूज मत करना वरना हमेशा के लिए ये काम करना बंद कर देगा। और गाकू से थैंक्स बोलता है उसका हाथ ठीक करने के लिए। काशिमो कहता है इसमें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है, थैंक्स तो तुम्हें उसे कहना चाहिए जिसने तुम्हारे हाथ को काटा, क्योंकि उसने तुम्हारे हाथ को काफी क्लीन तरीके से काटा और इस वजह से जो तुम्हारे हाथ की मसल टिश्यू थी वो अभी तक अलाइव थी और इसी वजह से मैं उसे ठीक से जोड़ पाया। और स्लर कहता है जिसने तुम्हारा ये हाल किया है उसका नाम है टाकामोरा जो कि एक ताउची है और मैंने आज तक उन्हें कभी देखा नहीं था क्योंकि वो एक लेजेंडरी हिटमैन है। और इसे ऐसा लगता था कि टाकामोरा कोई जोकर सा इंसान होगा, लेकिन आज उन्हें अपने सामने देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये सुनकर तो गाकू भी काफी ज्यादा शौक होता है और वो भी उस बुड्ढे की तारीफ करना चाहता है, लेकिन भाई क्या करे उसने इसकी बजाय ऐसी है कि ये इसके बारे में कुछ नहीं कहेगा। और ये लोग ये सोच रहे होते हैं अगर सही टाइम पे आके उड़ा ने अपने आप को ब्लास्ट ना किया होता तो ये लोग आज ना बच पाते। और इस फाइट के बाद इन लोगों के काफी लोग मारे जा चुके हैं और इनकी टीम भी काफी कम हो चुकी है, इसलिए ये लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि ये अपनी टीम में और भी लोगों को ऐड करेंगे और उसकी शुरुआत इन लोगों ने कर भी दी है। फिर हम साकामोटो की शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पे शिन साकामोटो को ये बता रहा होता है भले ही मैं जीसीसी में पढ़ा हूँ लेकिन मुझे वहाँ के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और इसके पास वहाँ के जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो इसे सिर्फ इसके इंटेलेक्ट की वजह से मिले हैं। ये सुनकर हिसुके काफी ज्यादा शौक होता है अरे वाह बेटे तू तो काफी बड़ा जीनियस है, तूने तो कमाल ही कर दिया। वहीं साकामोटो सारे ही प्रोडक्ट्स की डेट को चेक कर रहा होता है क्योंकि नागामो ने जो मैस मचाया होता है उसकी वजह से इन्हें सारे ही प्रोडक्ट्स चेंज करने पड़े और यहाँ पे फ्रेश लगाने पड़े। फिर यहाँ पे एंट्री होती है लू की जो कि जेसीसी की वेबसाइट दिखाने लगती है और जेसीसी का मतलब है जापान क्लियर क्रिएशन जो कि असैसिन्स का एक स्कूल है जिसमें एक साथ 1000 बच्चे रजिस्टर करते हैं और उनके ऊपर 35 टीचर होते हैं, लेकिन उनमें से 10% ही यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं यानी कि 100 बच्चे और मैक्सिमम इसमें मारे जाते हैं और जो इसको क्लियर करते हैं वो आगे जाकर एक अशासन बनते हैं। और यहाँ पे मेल फीमेल जो रेशो होता है वो काफी ज्यादा अलग है, मतलब 8 और 2 का। अब साकामोटो ये कहने लगता है मैंने जीसीसी से ग्रेजुएट तो किया है लेकिन वहाँ पे घुसना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो इसलिए हम वहाँ पे न्यू स्टूडेंट बन के रजिस्टर करेंगे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है साकामोटो की वाइफ की जिसके हाथ में जेसीसी के फॉर्म थे और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। कहीं तुम हमारी बेटी को यहाँ पे भेजने का तो नहीं सोच रहे, लेकिन साकामोटो इस पे मना कर देता है। फिर हम साकामोटो और शिन को फ्लाइट में देखते हैं, ये दोनों वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं। वहीं साकामोटो ने अपने नाम को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया है और वहाँ पर एग्जाम देने की कोई भी एज लिमिट नहीं है और अगर आप फेल हो जाते हो तो दोबारा भी एग्जाम दे सकते हो, इसलिए इन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी बस सिक्योरिटी को छोड़ के। और ये लोग बात कर रहे थे कि वो एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन फ्लाइट में बैठे हुए बाकी लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि ये ऐसे ही बातें करते जा रहे हैं। और तभी उसी फ्लाइट में हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो कि ये सोच रही थी मुझे अपने ऊपर शक नहीं करना चाहिए, अब मैं एग्जाम देने आ गई हूँ तो मुझे ये देना ही पड़ेगा। और ये अपने साथ एक गुड लक चार्म लेकर आई थी। फिर हमें पता लगता है ट्रांसफर एग्जाम जर्नल एग्जाम से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है जो कि साकामोटो और शिन दे रहे हैं और इसी वजह से एप्लीकेंट
टैलेंट का जो लेवल होगा वो भी काफी ज्यादा अच्छा होगा। तभी हम यहाँ पे एक छपरी से बंदे को देखते हैं जिसका नाम है किल बेबी, और ये भी इस एग्जाम को देने वाला है और ये इसका 6th अटेम्प्ट है। और ये सागामोटो और शिन के पास आकर उन्हें परेशान करने लगता है। सागामोटो और शिन उसे भाव नहीं देते, लेकिन वो नीले बाल वाली लड़की इनके बारे में सोचने लगती है कि कैसे ये छपरी सा बंदा इन न्यू स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा है, और ये उन्हें एडवाइस दे रहा होता है कि ऐसे फाइट से पहले खाना नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे तुम्हारे सेंसेस डल हो जाएंगे और तुम ठीक से फाइट नहीं कर पाओगे। लेकिन भाई ये फुद्दू उसका खाना निकाल के खुद ही खाने लगता है और खा के यहाँ से कल्टी मार लेता है। और शिन तो पूछता भी है क्या मैं उसे मार डालूं, लेकिन सागामोटो इसे अवॉइड करने के लिए कहता है। और इस प्लेन की जो एयर होस्टेस थी वो यहाँ पे अनाउंस करने लगती है आपका पहला एग्जाम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और इस एग्जाम के जो एग्जामिनर्स हैं वो आपके आसपास ही कहीं बैठे हैं, और इन सारे एग्जामिनर्स के पास एक एक बुलेट है जिसपे JCC लिखा हुआ है। तो तुम्हें एग्जाम खत्म होने से पहले सभी एग्जामिनर से एक एक बुलेट लेनी है, तभी तुम इस एग्जाम में पास हो पाओगे। और हाँ, इस एग्जाम के बीच में अगर तुम किसी को मारना पीटना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। एक लड़का पूछता है कि हम टीचर्स को भी मार सकते हैं, तो वो लड़की इसमें हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद सभी को यहाँ पे हथियार डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। शिन को यहाँ पर एक चाकू मिला होता है, वहीं नीले बाल वाली लड़की को एक मशीन गन मिली थी, और ऐसे ही इन सभी को अलग अलग वेपन मिले होते हैं। और भाई नीचे से बच्चे प्लेन को बाय बाय कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक नॉर्मल प्लेन है, लेकिन अंदर काफी खतरनाक वॉर स्टार्ट हो गई थी। चारों तरफ गोलियां और हथियार चल रहे थे, और ये लोग भाई बाथरूम में बैठे हुए बंदे को भी नहीं छोड़ते। और ये किल बेबी वाला बंदा तो एयर होस्टेस पे ही अटैक कर देता है, लेकिन वो इसकी बैंड बजा देती है और हमें पता लगता है कि ये भी एक एग्जामिनर है। और ये मास्क वाला बंदा एक एक करके सभी लोगों को मारने लगता है, और हमें पता लगता है कि ये बंदा जर्मोफोब है। वहीं शिन लोगों को बिना मारे ये चेक कर रहा होता है कि वो लोग एग्जामिनर है या फिर नहीं। और ये मशीन गन वाली लड़की सभी पे फायर करने लगती है, और इस गन की पावर काफी ज्यादा थी तो कोई भी इसके पास नहीं आता। तभी वो सागामोटो को देखती है जिसे यहाँ पर एक पेन मिला होता है, और उसे ऐसा लगता है कि सागामोटो यहाँ पे मारा जाएगा, लेकिन जैसे कोई बंदा उस पर अटैक करता है सागामोटो कुछ ही सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर ये लड़की काफी ज्यादा शॉक में थी, और बाकी लोग भी सागामोटो को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कहीं ये बंदा एग्जामिनर तो नहीं है। जिसके बाद वो लोग भी इस पे अटैक करने लगते हैं। तभी एक बंदा उस लड़की पे अटैक करने लगता है, लेकिन सागामोटो आकर उसे सही टाइम पे बचा लेता है। जिसके बाद हमें पता लगता है जो बंदा इस लड़की पे अटैक कर रहा था दरअसल वो एक एग्जामिनर है, और इसके पास वो JCC वाली बुलेट है। अब ये लड़की सागामोटो को काफी ज्यादा शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए, और वो उसकी तारीफ भी करती है कि तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की है। अब सागामोटो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो इस लड़की को एक बुलेट दे देता है क्योंकि इसके पास 3 थी, लेकिन ये लड़की ये बुलेट लेने से मना कर देती है। दरअसल मेरा एक रोल मॉडल है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, वो इस तरह कभी भी ये बुलेट एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। अब ये लड़की ये बताने लगती है दरअसल उसके पेरेंट्स का ये मानना है कि वो अपनी कम हाइट की वजह से कभी भी एक असासिन नहीं बन सकती, लेकिन वो सागामोटो को देखकर ये कहती है आप इतने गोलू मोलू हो तब भी आप असासिन बन सकते हो, तो फिर मैं क्यों नहीं। मतलब वो उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी, बस अपनी फीलिंग्स को बता रही थी। फिर हम उस मास्क वाले बंदे को देखते हैं जिसने एयर होस्टेस को पकड़ लिया होता है और उससे एक बुलेट भी छीन ली थी। इस बंदे का नाम था माफुयू सेबा, और अब ये इस लड़की को मारने वाला था, लेकिन तभी शिन आकर उसकी एक लात मारता है और उसे दूर कर देता है। और भाई इस लड़की की एज सिर्फ 14 थी, वहीं शिन की 21, और ये शिन का मजाक उड़ाने लगता है उसे बुढ़ाऊ बोलकर। जिसके बाद इन दोनों में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। शिन उससे बचने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन एक गोली आकर उसके लग जाती है। वहीं थोड़ा सा ब्लड इस बंदे के जाके लग जाता है और ये उसे साफ करने लगता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बंदा जर्मोफोब है। और ये बंदा आज के दिन इसलिए आया होता है क्योंकि जर्नल एग्जाम वाले दिन इस बंदे को एक फ्लू हो गया था जो कि इसके भाई की वजह से हुआ था, इसलिए इसने दोबारा एग्जाम देना था और ये आज के दिन आ गया। और हमें ये भी पता लगता है कि इस बंदे को गंदा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए ये अपने शू में लगी हुई तलवारों से शिन पे अटैक करने लगता है। ये बंदा तलवारों से अटैक कर रहा था। शिन सोचता है कि मुझे सागामोटो पे बोझ नहीं बनना, इसलिए वो अपनी नई स्किल का इस्तेमाल करने लगता है। जिसके बाद वो इस बंदे की अच्छी खासी बैंड बजा देता है और इस लड़के को ये समझ नहीं आता कि अभी हुआ क्या। सागामोटो ने शिन को पहले बता दिया था कि वो एग्जामिनेशन में उसकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, चाहे एग्जाम कितना भी टफ हो। फिर हम दोबारा से इन दोनों की लड़ाई देखते हैं। काफुयो को ऐसा लगता है कि शिन का लक अच्छा है, पर ऐसा नहीं होता। शिन सच में काफी ज्यादा इस पे भारी पड़ रहा होता है और वो लगातार इस पे गोलियां बरसा रहा था। अब ये दोनों ही काउंटर अटैक करने वाले थे, लेकिन ये मास्क वाला बंदा ये सोच रहा होता है भले ही ये कितना भी तेज हो, लेकिन एक बार मैंने इसे पकड़ लिया तो ये कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं शिन अपनी माइंड रीड करने वाली एबिलिटी से इसका सारे माइंड को रीड कर लेता है कि ये क्या सोच रहा है। और शिन कहता है वैसे तुम्हारा प्लान अच्छा है, और वो उसे पकड़ के जमीन पे गिरा देता है। काफुयो कहता है
है, चलो मुझे मार दो। लेकिन शिन इस पे मना करता है, मैं एक बुलेट के लिए छोटे से बच्चे को नहीं मार सकता, मुझे ये बुलेट चाहिए थी ताकि मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकूं। लेकिन भाई ये मास्क वाला बंदा एकदम से रोने लगता है, तुम इतने बड़े होकर भी इतने अच्छे कैसे हो सकते हो। और शिन को समझ नहीं आता अबे इसे हुआ क्या है, ये क्या कर रहा है, ये एक्टिंग सी। और शिन भी उसकी तारीफ करने लगता है, तुम सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे हो, तुम्हें तो डायरेक्ट अशासन का लाइसेंस मिल सकता है, तुम्हें जेसीसी का एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बच्चा इसलिए ये एग्जाम देना चाहता है ताकि ये बहुत सारे कनेक्शन बना सके और डायरेक्ट ऑर्डर में घुस सके। तभी एक बंदा जो कि स्टोरेज एरिया में छुपा हुआ था वो निकल के इनकी बुलेट छीन लेता है। लेकिन कुछ ही सेकंड में शिन उसे चित कर देता है। ये देखकर काफुयू और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। शिन उससे कहता है, दरअसल तुम्हें ऑर्डर में जाने के लिए बहुत सारे कनेक्शन नहीं बल्कि बहुत सारी ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ चाहिए। अब शिन उसे एक बुलेट देके यहाँ से जाने लगता है, लेकिन काफुयू उसे कुछ कहने वाला था। शिन कहता है, अरे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकते हो। काफुयू कहता है, अरे मैं तुम्हें थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे ये साफ वाली बुलेट दे सकते हो, इस पे खून लगा हुआ है। और शिन उस पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन फिर भी शिन वहाँ से जाते हुए उसे 2 बुलेट दे देता है और खुद 1 बुलेट रखता है। फिर हम यहाँ पे नीले बाल वाली लड़की को देखते हैं जिसे ढंग से ये गन चलाने नहीं आ रही थी। तभी सागामोटो उसे गन चला के दिखाता है और साथ में ये भी बताता है कि कैसे बुलेट को स्टेबल रखते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। जब सागामोटो उसे अपना नाम तारो बताता है और इस लड़की का नाम था अकीरा। वहीं इस बीच हम एक बंदे को देखते हैं जो कि कैमरा से सारा कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है, साथ में यहाँ पे कमेंट्री भी कर रहा था। वो लोगों से कहता है, इतने ज्यादा वायलेंस के बीच मैं एक होप ड्रॉप करता हूँ, और वो यहाँ पर एक बुलेट गिरा देता है और कट बोलते ही वो सब लोगों के सिर उड़ा देता है। दरअसल ये सीन मुझे एक फनी मूवी की याद दिला रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही बंदा बोल रहा है। तभी से एक गन शॉट की आवाज सुनाई देती है जो कि काफी ज्यादा स्टेबल थी और ये पूछता है आखिरकार कौन है वहाँ पर। फिर हमें इस प्लेन के पायलट्स को दिखाया जाता है जो कि ये बात कर रहे थे। 30 मिनट में यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए हैं और ये एग्जामिनेशन भी जल्दी ही खत्म होने वाला है और थोड़ी देर में हम नीचे पहुँचेंगे। फिर हम काफुयो को देखते हैं जो कि शिन का बार बार पीछा कर रहा होता है। शिन उसे अपने पीछे आने से मना करता है। तभी वो कैमरा वाला बंदा इन्हें देख रहा होता है कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और जो बंदा उसे यहाँ पे ट्रॉली पे लेके आया होता है उसे ये एक बुलेट देके यहाँ से भेज देता है। शिन अब उस बंदे का माइंड रीड करने लगता है और इसे पता लग गया था कि ये बंदा कौन है, कि ये फेमस डायरेक्टर कानागुरी है जो कि सारी अशासन की रियलिस्टिक लाइफस्टाइल को पोर्ट्रे करता है। इसने अशासन की काफी सारी मूवीज को बनाया भी है और इसके वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा फैंस हैं और ये फाउंडर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी है, मतलब इतना सारा काम ये अकेले कर लेता है। काफुयू कहता है, अब तुम लोग मुझे बोर कर रहे हो, ये मूवीज वगैरह काफी ज्यादा बोरिंग होती है और इनके बोरिंग पार्ट को हम स्किप भी नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो ये होगा मैं यूट्यूब पे जाके एनिमेट्रिक्स की न्यू वीडियो देख लूं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। अब मूवीज की ये बेइज्जती सुनकर कानागुरी को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डिसाइड करता है कि अब वो इन दोनों की बैंड बजा कर रहेगा। जिसके बाद ये बंदा इन लोगों पे अटैक कर देता है और ये इतना ज्यादा तेज था कि शिन भी इसके मूव को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा था और अब ये अपने कटिंग बोर्ड से इन दोनों का सिर काटने ही वाला था। लेकिन तभी सागामोटो इनके ऊपर गोली चला देता है और ये उसने अकीरा की मसल्स को मूव करके किया होता है और कानागुरी उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। हाँ, तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हारा सॉफ्ट ऑरा मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हें देखकर तो लगता ही नहीं है कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम तो मूवी में एक मेन कैरेक्टर बन सकते हो, बिल्कुल हीरो की तरह। और सागामोटो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन सरप्राइजली वो अकीरा की बात कर रहा होता है और वो अकीरा और उसकी सारी बुलेट्स लेकर वहाँ से भागने लगता है और सबसे पहले जाके वो पायलट के गोली मारता है। जिसके बाद ये प्लेन काफी तेजी से नीचे जा रहा होता है और सारे लोग इधर उधर हो रहे थे, लेकिन इस बंदे को अभी भी इसमें मजा नहीं आया था, तो वो इस प्लेन में एक बड़ा सा होल कर देता है जिससे सारे लोग अब बाहर गिरने लगते हैं। अब लोगों को समझ नहीं आता कि वो बचेंगे कैसे, लेकिन सभी एग्जामिनर्स के पास यहाँ पे पैराशूट था। फिर हमें एक और एग्जामिनर को दिखाया जाता है जिसका नाम था उसामी और ये सभी एग्जामिनर्स का हेड था। ये काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि इसे ऐसा लग रहा था कि सारे लोग अब इस पे ब्लेम डालने वाले हैं। लेकिन तभी एक और एग्जामिनर जिसका नाम आटो था वो इसे एक न्यू प्लान बताती है, क्यों ना तुम सब लोगों से ये कह दो कि ये एग्जाम का सेकंड स्टेज है। लेकिन एक एग्जामिनर जो कि नीचे गिर रहा होता है वो ये कहने लगता है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने ये कुछ भी नहीं सुना था। और शिन भी उसके माइंड को रीड कर लेता है। वहीं हम एक ऐसे बंदे को देखते हैं जो कि नीचे गिरने से पहले ये सोच रहा होता है कैसे वो नीचे गिर के मरने से बच सकते हैं, क्योंकि इन्हें नीचे गिरने में पूरे 2 मिनट लगने वाले हैं। वहीं हम कानागुरी को देखते हैं जो कि अब भी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो देखना चाहता है कि अकीरा इस सिचुएशन में क्या करेगी। तभी सागामोटो तेज फूंक मारकर ऊपर जाता है और कानागुरी के एक जोरदार लात रखता है और वो उससे बुलेट भी छीन लेता है। अकीरा ये सोच रही होती है तारो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, वो इस सिचुएशन में भी जिंदा रहने से पहले बुलेट लेने की सोच रहा है। और अकीरा ये भी सोच रही थी कि वो क्या कर सकती है क्योंकि उसे बस घर के काम ही आते हैं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे सिलाई बुनाई
आई भी आती है, जिसके बाद वो सभी के कपड़े लेकर उन्हें सील देती है और यहाँ पर एक पैराशूट बना देती है। अब सारे लोग इस पैराशूट को पकड़ लेते हैं, जिससे इनकी स्पीड अब थोड़ी सी कम हो गई थी और ये लोग जाकर नीचे पानी में गिर जाते हैं और ये सारे के सारे बच गए थे। लेकिन अकीरा को ठहरना नहीं आता और उसे ऐसा लगता है कि अब वो मारी जाएगी, लेकिन सागामोटो ठीक टाइम पे आके उसे बचा लेता है। और काफुयो तो भाई अभी भी कंप्लेंट ही कर रहा होता है कि उस डायरेक्टर की वजह से इसके सारे ही कपड़े गीले हो गए हैं, अब ये उसे मार ही डालेगा। और शिन भी कह रहा था अब मैं उस डायरेक्टर की एक भी मूवी नहीं देखूंगा। और इन्हें यहाँ पे एक बुलेट भी मिलती है और ये लोग इसे अकीरा को दे देते हैं। अकीरा ये पाकर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं किल बेबी ये सोच रहा होता है भले ही उसे ये बुलेट ना मिली हो, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। फिर हम एक बोर्ड पे एक और एग्जामिनर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि जिन लोगों ने इस एग्जाम को पास किया है सच में वो लोग काफी ज्यादा कमाल धमाल के होंगे। और इसका बैग देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये साकामोटो की काफी बड़ी फैन है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फिल्म मेकर ने करा क्या था। ये प्लेन में सभी लोगों की वीडियो बना रहा होता है और इसे अकीरा काफी ज्यादा अच्छी लगती है, तो ये कहता है अब से तुम मेरी प्रोटैगनिस्ट हो। और इस फुद्दू ने अपने मजे के लिए पूरे प्लेन को ही ब्लास्ट कर दिया था। सारे लोग नीचे गिर रहे थे, लेकिन अकीरा ने सही टाइम पे अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लिया था और सभी लोगों के कपड़े लेकर उनका एक पैराशूट बना दिया, जिससे सभी लोग बच गए। और इस बंदे ने ये चीज भी रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन पानी में गिरने की वजह से इसका कैमरा भी खराब हो गया है और अब ये सोच रहा है मेरा तो कैमरा भी खराब हो गया है, अब मैं मूवी कैसे बनाऊंगा, मेरे जीने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर हम शिन और साकामोटो को देखते हैं जो कि अपने कपड़े सुखा रहे थे। शिन ये नोटिस करता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग मारे गए हैं, लेकिन वो सन की डायरेक्टर पता नहीं कहाँ पर है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। फिर यहाँ पे अकीरा भी आ जाती है जो कि इनको देखकर काफी खुश थी, क्योंकि ये और इसके साथी सब बच गए और इसके लिए ये बहुत ज्यादा खुश है और इन्होंने इस फर्स्ट एग्जाम को भी पास कर लिया है और अब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ अगले लेवल को पास करूंगी। अब शिन क्लासमेट वर्ड सुनकर साकामोटो से ये कहता है क्या यहाँ पे भी स्कूल की तरह फेस्ट वेस्ट होता है क्या? साकामोटो कहता है हाँ यहाँ पे फेस्ट भी होता है, साथ में स्कूल ट्रिप भी, जिसमें लोगों को काफी ज्यादा मजा आता है। तभी यहाँ पे हम किल बेबी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बच चुका है और वो सभी को हाय हेलो कह रहा होता है, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था और लकीली उसे यहाँ पे एक बुलेट भी मिल गई है, जिस वजह से इसने इस टेस्ट को पास कर लिया है। फिर हमें एग्जामिनर्स की टीम दिखाई जाती है जो कि ये बात कर रहे थे अबे भाई यार ये क्या हो गया, इतने सारे लोग मारे गए, अगली बार हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कम से कम ही लोग मारे जाएं। एयर होस्ट्रेस उसामी कॉल के बताती है बाकी लोग जल्दी ही यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, जिसके बाद ये अब एक अनाउंसमेंट करने लगता है आओ भाई टिक्की छोले 5 रुपए जिन्हों भी भूख लगी है थे आ जाओ। अब इस एग्जाम का थर्ड स्टेज स्टार्ट होने वाला है और हाँ कुछ न्यू पार्टिसिपेंट्स इसमें एंट्री करने वाले हैं। अब यहाँ पर कुछ और लोग पहुँच गए थे जो कि सेकंड स्टेज को अब ज्वाइन करेंगे और ये बचे हुए लोगों की तारीफ भी करते हैं कि ये उस इंसिडेंट से बच गए। और सामी अब सबको ये बताने लगता है ये न्यू कैंडिडेट्स हैं, ये सेकंड स्टेज को यहाँ से ज्वाइन करेंगे और ये इन्हें स्पेशल रिकमेंडेशन कैंडिडेट्स कह रहा होता है। चश्मे वाले बंदे का नाम है काजी, लड़की का नाम है तोरामारू और इस आखिरी वाले लड़के का नाम है शिनाया। अबे भाई लड़की है क्या? बिल्कुल शिनाया, शीला की जवानी। और भाई किल बेबी इन्हें देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है ओए तुम्हारी भैंस की डैड, सालो हमने इतना सारा कुछ किया है और तुम बीच में एंट्री कैसे मार सकते हो, निकल लो यहाँ से। लेकिन ये लड़की एक ही सेकंड में इसे नीचे गिरा लेती है और इसके पास जो वेपन था वो भी काफी ज्यादा खतरनाक था और वो इससे कहती है हाँ लड़कियों की तरह ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप इस एग्जाम को दो वरना यहाँ से तुम निकल सकते हो। और सामी अब सबको ये बताने लगता है ये रिकमेंडेशन पे जो न्यू लोग आए हैं इनका रिकमेंडेशन प्रोफेशनल हिटमैन या उनकी एजेंसी ने दिया है, तो कुछ भी हो जाए तुम्हें इनके साथ खेलना ही होगा। और वो तोरामारू को भी थोड़ा शांत रहने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है इस किल बेबी ने मेरी की चैन का मजाक उड़ाया था इसलिए मैंने इसे मारा था। और शिन ये देखकर काफी ज्यादा शौक था क्योंकि उसकी जो की चैन थी वो साकामोटो वाली थी। फिर हम स्लर को इसके बाकी साथियों के साथ एक क्लब में देखते हैं। स्लर किसी को कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है लेकिन वो यहाँ पे कॉल नहीं उठाता। दरअसल इसने ही अपना एक बंदा उस एग्जाम में भेजा है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो उसके बीच में कॉल नहीं उठा सकता। और काशिमा पूछता भी है कि उस यंग लड़के को ऐसे मिशन पे भेजना सही रहेगा, वो तो बिल्कुल एक्सपीरियंस भी नहीं है। स्लर कहता है मुझे ऐसा लगता है कि यंग लोगों के पास ऐसी पावर होती है जिससे वो सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। वैसे गाको और काशिमो तुम दोनों भी तो टीनेजर थे जब मैंने तुम्हें अपना मेंबर बनाया था। अब ओसामी यहाँ पे सबको बता रहा होता है थर्ड स्टेज में सभी लोग एक ग्रुप में काम करेंगे, जिसके बाद वो बुलेट को खोलने के लिए कहता है जिसमें एक हेडबैंड था और जिन जिन लोगों के पास जिस कलर का हेडबैंड है वो अपने ग्रुप बना सकते हैं। और इस एग्जाम में जो दूसरे के पीछे टेल लगी हुई है इन्हें उसे ट्रैक करके उससे वो लेनी है, जिससे वो इनकी फिजिकल एबिलिटी, इंटेलिजेंस और टीम वर्क को टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे 7 टीम्स होने वाली है और इस फॉरेस्ट में 10 किलोमीटर का रेडियस है और तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है। अगर किसी ने तुम्हारी टेल को ले लिया तो तुम यहाँ पे डेड कंसीडर किए जाओगे, मतलब कि तुम इसमें फेल हो गए हो। और ये बंदे को ना ये एग्जाम काफी ज्यादा आसान लग रहा होता है। ओसामी
कहता है पहले ही हमारे काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं, तो हमें ऐसा स्टेज रखना पड़ा जिसमें ज्यादा लोग ना मारे जाएं। फिर हम देखते हैं साकामोटो, अकीरा और किल बेबी एक टीम में, वहीं शिन, शीबा और काजी एक टीम में। मतलब इन दोनों की टीम अलग अलग है। और यहाँ पर ऐसी बहुत सारी टीम थी जिन्हें टाइम खत्म होने से पहले बहुत सारी टेल्स को इकट्ठा करना है। अब इनका यहाँ पे ये एग्जाम स्टार्ट हो गया था। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। साकामोटो शिन से कहता है हम आगे जाके कहीं पे मिलेंगे। शिन कहता है ये एक गेम है और मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, तो तुम बच के रहना। वहीं शिन ने अब एक ब्लू टेल को इकट्ठा कर लिया था और भाई किल बेबी यहाँ पे स्कीम लगा रहा होता है, हम अपनी टेल को पहले ही इतना छोटा कर लेंगे कि कोई भी इसे ले नहीं पाएगा। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि कुछ सोच रहा होता है। अकीरा पूछती है आपको क्या हुआ, और वो शिन के बारे में सोच रहा था जिसने उससे कहा था साकामोटो मुझे आपकी तरह बनना है। फिर हम एक टीम को देखते हैं जो कि बच्चे भाग रहे होते हैं क्योंकि तारामारू उनका पीछा कर रही थी और वो कहती है मुझे कलर्स काफी ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं सारे ही कलर्स इकट्ठे करने वाली हूँ। वो बंदा कहता भी है तुम्हारे पास तो एक कलर की टेल पहले ही है, तो तुम कोई और सी जाके कलेक्ट कर सकती हो। लेकिन भाई वो उन लोगों पे अटैक कर देती है और एक का तो हाथ भी काट देती है। और इसे ना कलर्स कलेक्ट करने का शौक है और ये इसे काफी ज्यादा क्यूट भी लग रहे होते हैं। फिर हम किल बेबी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि अकीरा और साकामोटो यहाँ पे मस्त मौज काट रहे होते हैं। और किल बेबी कहता है अबे यार ये तुम क्या कर रहे हो, हमें वो टेल्स इकट्ठी करनी है और तुम यहाँ पे मस्त खा पी रहे हो। लेकिन भाई फिर भी ये उसकी बात नहीं सुनते और मस्त यहाँ पे मजे कर रहे होते हैं। फिर हम एक चश्मिश बंदे को देखते हैं जो कि इनसे आके कहता है हे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से भागो, एक पागल सी लड़की हमारा पीछा कर रही है। और जैसे किल बेबी यहाँ से भागने का ट्राई करता है ये एक ट्रैप में फंस जाता है और साथ में साकामोटो और अकीरा भी। लेकिन ये सारा इस चश्मिश का प्लान था क्योंकि इसकी टीम ने ही यहाँ पे अटैक किया होता है। अब एक बंदा इन पे गोली चला के इन्हें मारने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पे एक ब्लास्ट होता है। फिर हम शिन और शीबा को भागते हुए देखते हैं, लेकिन वो पागल लड़की इन पे अटैक कर देती है। शिन काफी आसानी से उससे बच जाता है और ये लड़की ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थी। अरे वाह तुम्हारे पास तो काफी अच्छी स्किल्स हैं, वैसे मुझे तुम्हारी टीम में होना चाहिए था क्योंकि तुम्हारा व्हाइट कलर है और व्हाइट कलर साकामोटो का कलर है। और शीबा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये अटैक उसकी की चैन पे भी लग गया होता है और ये लड़की अब पगलाने लगती है। वहीं हम साकामोटो को देखते हैं जिसने इस ब्लास्ट को अपने एप्रन से ही रोक लिया होता है और ये लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक थे। फिर अकीरा नेट के होल से यहाँ से बाहर आ गई थी। साकामोटो उसे यहाँ से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो इनको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी। साकामोटो सारी गोलियों को अपने एप्रन से रुका रहा होता है। फिर अकीरा यहाँ पे कुछ सोचने लगती है, वो किसी को भी मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तभी उसे किसी की बात याद आने लगती है और फिर वो अपने आप को जगाने लगती है और वो अपने असेशन मोड में आ गई थी और वो सीधा जाके उस चश्मे वाले बंदे की गर्दन उड़ा देती है सिर्फ अपनी उंगलियों से ही। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं और वो बंदे अब यहाँ से भागने लगते हैं। अकीरा उन्हीं का पीछा कर रही थी, लेकिन साकामोटो आकर उसे रुका लेता है। अकीरा ये तुम क्या कर रही हो। अब साकामोटो भाग के जाता है उस चश्मिश के पास और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है। तुम ज्यादा हिलो मत, तुम्हारे पे जो अटैक हुआ है उससे तुम्हारी नसें फट गई हैं, अगर मैं तुम्हें जल्दी से ठीक नहीं करूंगा तो तुम मारे जाओगे। और किल बेबी के तो काफी ज्यादा फट रही होती है। हे ये तुमने क्या किया, तुमने इन लोगों को ऐसे कैसे मार दिया। और अकीरा यहाँ पे समझाने लगती है मैं इन्हें मारना नहीं चाहती थी, मैंने बस तुम्हें बचाने के लिए ये सब किया। तभी साकामोटो को नागोमो की बात याद आने लगती है और उस फ्लैशबैक में नागोमो के साथ एक और बंदा था जो कि अकीरा के जैसा ही लग रहा होता है, लेकिन ये एक आदमी था जो कि ये बता रहा होता है अगर तुम अपने टारगेट पे स्टेयर करते हो तो कभी कभी तुम उसे मारने का पाथ ढूंढ सकते हो। और साकामोटो को ये बात काफी ज्यादा अजीब लगती है। फिर वो अकीरा से उसकी फैमिली का नाम पूछता है और वो कहती है मेरी फैमिली का नाम है अकायो। फिर हमें बताया जाता है कि साकामोटो की पहले एक टीम भी थी जिसके मेंबर थे साकामोटो, नागोमो और अकायो। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके टेक केयर बाय बाय।